हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। डेट है आज की 15 जून 2023 और फटाफट से आज के अच्छे वाले न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ हमारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के ऊपर है। तो हाल फिलहाल में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उन्होंने बोला कि भाई अब वो समय आ गया है जब हम लोग एनआरआईज़ के लिए भी ये वोटिंग राइट्स अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि देखो इलेक्शन कमीशन का बेसिक मोटो ही यही है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी तो है वोट करने के लिए। तो इसीलिए बैकग्राउंड में भी एक बात समझते हैं, थोड़ा सा और मुद्दा क्लियर होगा हमारा। क्या हुआ था कि जब 2014 वाले इलेक्शन 2014 वाला इलेक्शन जब हो रहा था, तो उस टाइम पर बहुत सारे एनआरआईज़ ने रिट पिटीशन फाइल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के पास और बोला था कि भाई हमें कुछ एक सस्ता जुगाड़ तो बताइए जिससे कि हम लोग भी वोट दे सकें। कम से कम हम लोग इतने लाखों रुपए खर्च करके सिर्फ वोट देने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो नहीं आएंगे। तो एक 12 मेंबर की कमेटी बनाई गई और बोला गया कि भाई ठीक है 2014 लोकसभा इलेक्शन हो जाने देते हैं और इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं उनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो 12 मेंबर की कमेटी थी ना, इन्होंने 3 ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। ये कौन कौन से थे? सबसे पहला कि हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट सिस्टम ले आते हैं। बहुत सिंपल सा है भाई, कुछ नहीं करना है, अपना अपना जिसको जिसको वोट देना है वो पोस्ट कर दे, हम लोग देख लेते हैं। इसमें बहुत कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट नहीं था। सेकंड नंबर में क्या था कि उन्होंने बोला कि देखो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडियन मिशन के लिए बाहर गया है उसके लिए कुछ वोटिंग का जुगाड़ हम लोग करते हैं। तो जो भी इंडियन मिशन अब्रॉड वाला पर्सन है उसके लिए भी वोटिंग का जुगाड़ हम लोग कर सकते हैं। तीसरा कि हम लोग एक और सिस्टम लेके आते हैं जिसमें हम लोग ऑनलाइन वोटिंग की बात कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन वोटिंग में तो आप लोग भी समझ ही रहे होंगे कि देखो सीक्रेसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो मेंटेन होगा ही नहीं होगा, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो ये जो 12 मेंबर की कमेटी थी, इन्होंने क्या किया कि इसमें से सबसे पहले तो ऑनलाइन वोटिंग को हटा दिया कि नहीं भाई ये तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी बोला नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, आप कुछ और बढ़िया सोल्यूशन लेके आओ। तो उसके लिए एक आप लोग को पता होगा एक प्रॉक्सी वोटिंग भी होता है। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है? प्रॉक्सी वोटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मान लीजिए मैं वोट देना चाहता हूँ बट मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि अपने बिहाफ पर किसी एक रमेश सुरेश किसी भी बंदे को बता दूंगा और रिटर्निंग ऑफिसर को ये बोल दूंगा कि भाई देखिए मेरे बिहाफ पर सुरेश वोट देगा, और मैं सुरेश के कानों में कुछ बोल दूंगा कि भाई ये वाला वोट देना, और ये वो वोट देके चला जाएगा। मैं श्योर करूँगा कि जो मैं वोट देना चाहता हूँ वो मेरे बिहाफ पे सुरेश दे देगा। तो ये हो गई प्रॉक्सी वोटिंग। तो अभी तक जो प्रॉक्सी वोटिंग है ना, वो केवल सर्विस पर्सनल के लिए, मतलब कि ऐसे लोग जो कि हमारे यहाँ पर सर्विस वोटर्स बोलते हैं एक्चुअल में, जो भी आर्म्ड फोर्सेस में हैं या फिर कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन पर हैं, उन लोगों के लिए ये प्रॉक्सी वोटिंग अभी तक इनेबल की गई है। लेकिन एनआरआईज़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी नहीं है ना। तो वही सब की बातें चल रही हैं कि कैसे हम लोग एनआरआईज़ को बोल सकते हैं। देखो वैसे तो हम लोगों ने एक डेटा कलेक्ट किया, हम लोगों ने मतलब कि यूएन ने एक डेटा कलेक्ट किया था। वो बोल रहे हैं कि इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है यार, 16 मिलियन लोग हैं कम से कम इसमें। अब इस इतने बड़े डायस्पोरा में आप लोग कितने वोटिंग दिलवा लेते हो, ये बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है ना। तो इसीलिए इन सब को क्या करें हम इसके लिए। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने भी बोला कि लेकिन आप ये भी तो देखिए कि रजिस्टर्ड ओवरसीज़ वोटर कितने हैं, मुश्किल से 1.15 लाख हैं। लेकिन एक और डेटा सामने आया कि भाई इसमें से 2019 वाले इलेक्शन में लगभग 25,000 लोग थे जिनको कि फ़्लाइट पकड़ के इंडिया आना पड़ा वोट देने के लिए। तो इन सभी चीज़ों में ना ये वाला सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड वाली फिलॉसफी तो हमें हमेशा से चलानी पड़ेगी। तो इन सबको समझते हुए इस बार इस पूरे आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझते हैं। मोर और लेस सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, ऑनलाइन पोलिंग के लिए जो बोला था उसको रूल आउट कर दिया हमने, है ना। 2015 में पैनल ने फाइनली एक रिकमेंडेशन दिया कि हम लोग को एक एडिशनल अल्टरनेटिव ऑप्शन देना चाहिए ई पोस्टल बैलेट का, और प्रॉक्सी वोटिंग भी लेके आना चाहिए जो कि अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। तो वहाँ से एक धारणा बनती है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ETPBS का इस्तेमाल करते हैं। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन किसके लिए? सर्विस वोटर्स के लिए, और किसी को अभी भी पावर नहीं है। तो इसको एनआरआईज़ तक लेके आ सकते हैं क्या? उसी के बारे में सब कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, क्योंकि क्या होता है कि ये OTP एंड पिन इन सब के चलते क्या होगा कि कभी भी कुछ भी इधर उधर सीक्रेसी की प्रॉब्लम जो भी होती है या फिर डेटा लीकेज की प्रॉब्लम होती है, ये सब कुछ भी नहीं हो पाएगा। सिस्टम बहुत ही सिक्योर है।
क्या करना पड़ता है, एक इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि हम लोग EPB मतलब ई पोस्टल बैलेट और ई पोस्टल बैलेट पिन रिटर्निंग ऑफिसर जनरेट करके देता है, ठीक है। यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऑफिसर भी होते हैं, एक यूनिट ऑफिसर भी होते हैं। ये अलग अलग चीज़ों को मिला के एक जो सर्विस वोटर होता है इसको ये लोग भेजते हैं। ये क्या करता है, इसको नॉर्मली डाउनलोड कर लेता है, डाउनलोड करके अपना जो वोट है वो उस पर मार्क करता है, साथ ही साथ उस पर अपना साइन करने का भी एक अलग प्रोविज़न होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो उस वाले सिस्टम में, अब समझ जाओगे आप कि जो भी प्रिंट करने हैं उन पेजेस को यहाँ से जितने 2 लोगों ने भेजे ना, रिकॉर्ड ऑफिसर और यूनिट ऑफिसर ने मिला के EPB पिन और EPB ये दोनों को इन लोगों ने इसको डिस्पैच किया कि भाई ऑनलाइन ही आप इसको डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड करके इन्होंने प्रिंट आउट निकाला। प्रिंट आउट निकालने के बाद इन्होंने फॉर्म 13B और 13C को अपना काट पीट के अपना बैलेट पेपर पर अपना साइन या फिर पोस्ट किया, अपना वोट कास्ट किया, उसको फोल्ड करके छोटे लिफाफे में डाला और एक अलग से फॉर्म 13A भी है, तो इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म है एक्चुअल में। ये सब साइन करके इन सब को कलेक्ट करके एक बड़े लिफाफे में डाला और इसको पोस्ट कर दिया। यही है सर्विस वोटर के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो NRIs के लिए अभी का प्रोसेस क्या है वो भी समझ लेते हैं। 2011 में NRIs को भी राइट टू वोट दिया गया। पहली चीज़ तो ये, उसके पहले था ही नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर में एक अमेंडमेंट लाया गया और इस अमेंडमेंट में ये बोला गया कि NRIs भी वोट दे सकते हैं। NRIs या ओवरसीज़ इंडियन वोटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने अगर सिटीजनशिप किसी दूसरे कंट्री की एक्वायर नहीं की है तभी उनके पास ये राइट टू वोट वाला सिस्टम आएगा, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेजेंट होना पड़ेगा और जहाँ पर भी वो रिसाइड कर रहे हैं और वहाँ पर अपना पासपोर्ट दिखाते हुए अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये अभी का प्रोसेस है, लेकिन कितना डिफिकल्ट है ना। कोई NRI सोचिए बाहर से आएगा यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना पासपोर्ट एज ए प्रूफ दिखाएगा और फिर वो वोटिंग देने के लायक बन पाएगा, तो ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। क्या चैलेंजेस हैं, अगर हम लोग ETPBS भी लगा देते हैं तो भी NRIs के लिए, उस पे ऊपर भी एक बार देख लेते हैं। देखो सिक्योरिटी कंसर्न्स थोड़े से रहेंगे। इनका ये कहना है कि देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये पूरा ट्रांसमिशन प्रोसेस है ये पोस्ट करने का, क्या हम उसको हैम्पर होते हुए देख सकते हैं। बीच में खो गया, किसी ने लिफाफा फाड़ के देख लिया, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू है, वोट्स का एक्यूरेसी कोई कर पाएगा, डुप्लीकेसी कर देगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑथेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन की बात हो सकती है कि हमारा इतना रोबस्ट सिस्टम नहीं है, उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ डेफिनेटली हो सकती हैं। इसके साथ साथ डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी की भी तो बात है। जो NRIs अपने पर्सनल डेटा के साथ साथ इस वोट को कास्ट कर रहा है, क्या उसके पर्सनल डेटा इसके साथ साथ प्रोसेस ना हो, कहीं और तरीके से कलेक्ट ना हो जा रहे हो, उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। मतलब कि हमें डेटा प्रोटेक्शन लॉज के अंतर्गत भी ये देखना पड़ेगा कि ETPBS को यूज़ करते टाइम ये सब कुछ भी हैम्पर नहीं हो रहा है। एक टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये है भी कि किस कंट्री में कितने जगहों पर आप ये पूरा सिस्टम भेज सकते हो पोस्टल बैलेट सिस्टम का, और वो कैसे हमारे तक पहुँचेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग हमेशा NRIs को जब भी समझते हैं तो हम लोग बहुत रिच पीपल को कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने इंडियन डायस्पोरा में जो बाहर, मान लीजिए कोई कारपेंटर है वो जा रहा है, कोई ड्राइवर है वो जा रहा है, वो भी बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, उन लोग को भी NRIs बुला सकते हैं हम लोग। लेकिन अब आप सोचो कि उन लोग के लिए क्या ये डिजिटल डिवाइड या एक्सेसिबिलिटी जैसा कुछ डिफरेंस आएगा। हालांकि देखो विदेशों में कम आएगा, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो आ सकते हैं। उस वाले कंडीशन पर भी हमें एक बार सोचना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को अगर हम रिजॉल्व भी कर लेते हैं ना तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे इसके इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट वोटर सिस्टम के। सबसे पहले कि वोटर पार्टिसिपेशन हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा और एक्यूरेसी के साथ हम लोग अपनी गवर्नमेंट का सिलेक्शन कर पाएंगे। कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, इतनी दूर फ्लाई करके आना नहीं पड़ेगा। हम लोग बैलेट सिस्टम का अगर रिटर्न बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो उसके हिसाब से टाइमली नेचर में, मतलब टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर टाइम में ही आप लोग डिलेस को रिस्क करते हुए वोटिंग ले सकते हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी रिड्यूस हो जाएगा कि भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, पासपोर्ट वगैरह देखना है, उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान करने नहीं। एक रूम में बैठ के कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर जैसा कोई पर्सन होगा जो कि ये सारी चीज़ें देख सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिटेल में डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के ऊपर, जो कि NRIs को मिलने की बात चल रही है उसके ऊपर। हमारा अगला आर्टिकल है कि US वापस से यूनेस्को ज्वाइन करना चाहता है। इसकी बात अभी हाल फिलहाल में सामने आई कि जुलाई 2023 में
यूनेस्को के अंदर में वापस से यूएस आ जाएगा। एक बार बैकग्राउंड समझते हैं, वापस से आ जाएगा तो पहले क्यों था और क्यों चला गया। देखो, सबसे पहले यूनेस्को के बारे में जिसको नहीं पता है ना, उनको मैं बता देता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साथ पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहता है। पीस एंड सिक्योरिटी किन किन जगहों पर, अगर हम लोग एरिया डिफाइन करें तो एक एरिया एजुकेशन का हो सकता है, एक एरिया साइंस का हो सकता है, एक एरिया कल्चर का भी हो सकता है। इसीलिए तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टेंजिबल इंटेंजिबल, वो सब लोग हम लोग देखते हैं। एक हमारा कम्युनिकेशन लेवल पर हो सकता है और एक हमारा इंफॉर्मेशन लेवल पर हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी लेवल पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम यूनेस्को का है। अब सोचो कि इसको यूएस ने क्यों छोड़ दिया होगा, इसका तो कितना अच्छा पर्पज़ है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, पैलेस्टीन एक प्रॉब्लम बन गया। यूनेस्को ने बोला कि भाई पैलेस्टीन को हम एज ए मेंबर लेना चाहते हैं। और आपको भी पता है कि उस टाइम पर यूएस, ये बात है 2011 की, वैसे ये यूएस उस टाइम पर इजराइल के अंदर अपने ट्रूप्स के साथ प्रेजेंट था, आप सबको पता होगा, है ना। इजराइल को फुल सपोर्ट था उसका। तो इजराइल और पैलेस्टीन का अपना द्वंद्व चल रहा था। तो यूएस और इजराइल इन दोनों ने मिल के ये बोला कि नहीं भाई, अगर आप लोग यूनाइटेड नेशन के अंदर में पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, सोवरेन स्टेट का दर्जा दे रहे हो, भले ही आप उसको नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दो, है ना, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे फिर, है ना। इजराइल को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, यूएस ने इससे विथड्रॉ कर लिया। उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो ऐसे पॉलिसीज़ के लिए थोड़े फेमस भी थे, आप सबको पता है। तो इसीलिए एंटी इजराइल बायस के नाम से ना ये सारी चीज़ें चलने लगी। भाई यूएस और इजराइल जो हैं वो लोग नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इजराइल का मैप अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ये गाज़ा पट्टी वाला एक स्ट्रिप है, अभी हाल फिलहाल में थोड़ा इधर भी एक्सटेंड हो गया, और यहाँ वाला जो है वेस्ट बैंक वाला, ये अपना पैलेस्टीनियन एरिया है ना, और बाकी इजराइल है। तो ये प्रॉब्लम सब चल ही रहा था। और इन सब के चलते फाइनली 2017 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया कि भाई हम लोग विथड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वापस क्यों आना चाहता है, उस टाइम तो चला गया था, लेकिन अब आपको भी पता है कि इजराइल से अब वो वाला सिस्टम थोड़ा सा अब हट रहा है ना। तो अब क्या होगा कि यूएस को ये भी दिख रहा है कि यूनेस्को जो है पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहता है एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में। तो इसका रिप्लेसमेंट आ गया है नया यूनाइटेड नेशन में, चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये हुआ कि भाई, मतलब पहले वाला डिसीजन हो सकता है गलत है, और अभी जो बाइडन है तो उनका फिलॉसफी थोड़ा इस तरीके से चलता है कि कुछ भी हो जाए चाइना को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो अभी तो हम लोग को यूनेस्को में वापस आना भी पड़ेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर में वो गैप फिल करने की बात कर रहा है। तो इसीलिए यूएस को धक्का लगा थोड़ा सा, और पॉलिटिकल टेंशन्स और इन सब को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए यूनेस्को के एफर्ट्स को वो सराह रहा है अब फिर से, और बोल रहे हैं कि अब वापस आ जाएंगे। तो अगेन यूएस यूनेस्को को ज्वाइन कर लेंगे। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा और एक बार समझ लेते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो हमने पहले भी ले ली थी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर में आता है, और इसमें 193 मेंबर्स हैं और प्लस 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। अगले आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स PWOnlyIS की तरफ से ऑफलाइन और हाइब्रिड मॉडल दोनों में स्टार्ट हो रहा है। इसकी फ़ी हमने अभी ट्रेमेंडसली कम करके यहाँ से यहाँ पहुँचा दी है। तो अभी जो भी इंटरेस्टेड है वो इन नंबर्स पे कॉल करके या फिर यहाँ मेल करके या फिर इन वेबसाइट पर विजिट करके ऑफलाइन दिल्ली सेंटर या फिर अपने घर बैठे हाइब्रिड मॉडल्स को अडॉप्ट कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी ऐसा कुछ कर चुके हैं तो आप अपने जानकारी में जो भी ऐसे लोग यंग एस्पिरेंट हैं जो कि इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनके सपोर्ट के लिए भी ये उनको सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल हिरोशिमा AI प्रोसेस से रिलेटेड है, HAP। अभी हाल फिलहाल में G7 ग्रुप ऑफ 7 का एक एनुअल समिट हुआ था हिरोशिमा में। हिरोशिमा सबको पता है जापान में है ना। G7 क्या है? देखो, G7 जो है वो एक प्रकार का इनफॉर्मल ग्रुप है इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज़ का। जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी हैं, कौन कौन से हैं ऐसे, मान लो US, UK, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, ऐसे लोग जो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये 7 लोग का जो पूरा एक ग्रुप है
जिसको कि एक इनफॉर्मल ग्रुप के तरीके से ट्रीट कर सकते हो, ये सब के सब इंडस्ट्रियलाइज डेमोक्रेसीज के अंदर में आते हैं। तो उन्हीं का ग्रुप है, उन्होंने भी अपने एनुअल समिट इस बार हिरोशिमा में किया था। तो वहाँ पर एक नया एक डोमेन निकल कर आया जिसपे कि इनको इस साल के अंत में बातचीत करना है या फिर इसके डिस्कशन को अब आगे हमेशा बढ़ाते चलना है। वो है HAP, हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस। आप सबको पता है कि देखो, जिस हिसाब से OpenAI लाइक ChatGPT, और सिर्फ ChatGPT ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे OpenAI निकलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, इन सब के चलते हम सबके दिमाग में एक प्रॉब्लम है कि भाई हम लोगों ने आज तक मूवी देखी है, रोबोट वाली मूवी देखी है कि उनको कुछ 3 रूल्स होते हैं, भाई उस रूल पर वो ऑपरेट करेंगे। लेकिन वो सबसे पहले रूल बनाएगा कौन? किसके बनाए हुए रूल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे काम करेगा? एट द सेम टाइम जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है? मतलब कि ट्रस्टवर्दी के साथ साथ क्या वो रिस्पॉन्सिव है? वो ह्यूमन को कभी हार्म तो नहीं पहुंचाएगा? इन सब के बारे में अब डर लगना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है सबके लिए, और उसी के लिए ये G7 कंट्री के लोग यहाँ पर शामिल हुए थे बातचीत करने के लिए। तो मुद्दा क्लियर है अभी, है ना? अब देखो, टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन क्या था? बहुत कॉमन से टॉपिक्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक तो सबसे पहले आएगा कि भाई जब भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे हम लोग, तो जो भी डेवलप करेगा वो क्या ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहा है? ओपननेस है क्या उसके अंदर? सबके साथ शेयर करेगा? शेयर करने के साथ साथ क्या उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कितना प्रोविज़न हम काम में कर रहे होंगे? इस IPR के लिए ट्रांसपेरेंसी कितनी अचीव होगी? तो ये सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। फिर जैसा कि मैंने बताया कि HAP का मेजर ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि हम एक कॉमन विजन और गोल बनाना चाहते हैं ट्रस्ट वर्दी AI पर, रेस्पॉन्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इसके साथ साथ ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम अपनी बना लेते हैं कि भाई रेगुलेटरी इश्यूज़ क्या होंगे, मतलब कौन इसको रेगुलेट करेगा, किसकी बात ये लोग मानेंगे। आपको ये बात बता दें, शुरुआत में ही यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो हिरोशिमा AI प्रोसेस HAP है, इसको बेसिकली OECD और GPAI के द्वारा हम लोग एक तरीके से आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि डिस्कशन में ये लोग भी रहेंगे। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और GPI ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, OECD जो है वो एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखना कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी 38 कंट्रीज़ हैं। 1961 में इसको फाउंड किया गया था, जिससे कि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को थोड़ा संचालित कर सकें, सिमुलेट कर सकें अच्छे से सब जगह, है ना? किसको? इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को। फिर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं अब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसमें मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव बताया गया है, जिससे कि 2 चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए एक तरफ थ्योरी होती है और एक तरफ इसका प्रैक्टिकल रूप प्रेजेंट होता है हमारे लिए। तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप आ रहा है ना, इस गैप को कम करने का काम GPAI का है। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रायोरिटीज़ हैं, उनके लिए कुछ अच्छे कमिटमेंट्स बनाना, कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस देना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमिशियाज के साथ इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेट करना, साइंस, इंडस्ट्रीज़, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट्स को भी एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, बातचीत करना, ये GPAI है ना? GPAI का डिस्कशन हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस के अंदर में हो रहा है। आपको ये बता दूं कि इंडिया ना ही G7 का पार्ट है और ना ही HAP का, है ना? लेकिन इसके अंतर्गत जो ये GPAI का बात हो रहा है ना, इसके अंदर इंडिया आता है। देखो, पहले तो 2020 में यहाँ पर सिर्फ 15 मेंबर्स थे, बट ग्रेजुअली अभी बढ़ते बढ़ते 29 मेंबर्स हो गए और इंडिया इसका एक पार्ट भी है। ठीक है, G7 के बारे में हमने ऑलरेडी वैसे तो पढ़ लिया है। रशिया जो है वो पहले एक कंट्री और G7 में पार्टिसिपेट करने वाला होता था 2014 तक। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब यूक्रेन वाला जो क्रीमिया रीजन है, जिसको हम लोग क्रीमियन रीजन बोलते हैं, जब उसको रशिया ने एनेक्स किया तो फिर इनको G7 से बाहर निकाल, मतलब G8 से बाहर निकाल दिया गया। ग्रुप ऑफ 8 बोलते थे, अब ग्रुप ऑफ 7 बचा है सिर्फ। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया हिरोशिमा AI प्रोसेस पर। हमारा अगला आर्टिकल सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए सी वाटर से कैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रोजन अपने आप में ग्रीन एनर्जी के तरीके से हम उसको देख सकते हैं एज ए फ्यूल।
तो देखो क्या हुआ कि आईआईटी मद्रास का डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स ने, यहाँ पर कुछ लोग रिसर्चर्स थे जिन्होंने एक बहुत ही एफिशिएंट मीन्स के साथ साथ और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से, सस्ते जुगाड़ के साथ साथ इन्होंने एक हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र का निर्माण किया। अब इसमें देखो प्रॉब्लम कहाँ पर थी और इन्होंने क्या रिजॉल्व किया वो समझ लेते हैं। पहले हम लोग ना फ्रेश वाटर से ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाते थे, तो लेकिन फ्रेश वाटर अपने आप में बहुत कम है, तो इसका इस्तेमाल अगर हम लोग ऐसे ग्रीन एनर्जी निकालने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन निकालने के लिए अगर कर भी रहे थे, तो इसके लिए बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते थे, बोलते थे यार फ्रेश वाटर को क्यों ख़राब कर रहे हैं हम लोग। तो अब इन्होंने क्या किया है कि जो सी वाटर जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है उसके साथ भी हम लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और बड़े ही आसानी से, तो इसीलिए ये इतना फेमस है। इसमें क्या है कि पहले हम लोग मेटल रोड्स कैथोड और एनोड बना देते थे, लेकिन क्या था इसमें कोरोजन हो जाता था, तो इन्होंने क्या किया कि नहीं भाई मेटल रॉड्स नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम कुछ कार्बन बेस्ड इलेक्ट्रोड का यूज़ कर लेते हैं। तो वो एक बहुत ही नायाब तरीका रहा इस चीज़ को करने का। इसके साथ साथ जो सेपरेटर है वो सेल्यूलोज बेस्ड कर दिया इन्होंने। जैसे सेपरेटर की ज़रूरत क्यों है कि हम लोग को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग चाहिए होगा कलेक्ट करने के लिए, तो इन्होंने एक सेल्यूलोज बेस्ड सेपरेटर बना दिया। ये बहुत ही इकोनॉमिकल है और साथ ही साथ ये गैसेस को मिक्स नहीं होने देता है, इससे भी हाइड्रोजन प्रोडक्शन की एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। फिर इन्होंने फोटोवोल्टाइक डेराइव्ड वोल्टेज को डायरेक्टली यूटिलाइज करने की बात की है। प्रोटोटाइप परफॉर्मेंस में ये देखा गया कि जो हमारा लगभग एक छोटा इलेक्ट्रोलाइज़र था वो 250 ml पर आवर के बेसिस पर भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता था, और कुछ बड़े प्रोटोटाइप थे जो कि 4 लीटर पर आवर के स्पीड से भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते थे। तो सस्ता जुगाड़ है और ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें आगे बढ़ना ही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सस्टेनेबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट से, और साथ ही साथ जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है और ग्रीन एनर्जी का कंजम्पशन है उसको भी हम अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कुछ एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स नहीं लगे हैं, फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, अल्कलाइन वाटर हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं इस पूरे प्रोसेस से। हमारा अगला आर्टिकल वॉरशिप्स से रिलेटेड है, जो कि हाल फिलहाल में ऐसे 2 वॉरशिप्स थे जिसको कि चेन्नई शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। इसको बनाया किसने है? ये GRSE, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से। तो जो 2 शिप्स हैं उसमें एक है अंजदीप और दूसरा है संशोधक। तो अंजदीप जो है ये हमारी तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, और संशोधक हमारा सर्वे वेसल है, सर्वे वेसल लार्ज, ये चौथा सर्वे वेसल लार्ज है। तो इन दोनों के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि ये ASWSWC क्या है और SVL क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के बारे में। देखो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर होती हैं, कभी भी जब भी हमें कभी मान लीजिए लड़ाई करनी है इंडियन नेवी के हिसाब से, तो ये सब इंडियन नेवी के लिए ही बिल्ड होती हैं। और इनका बेसिकली इससे पहले अभय क्लास के कुछ कॉर्वेट्स होते थे, उनको रिप्लेस करके अब ये हमारे पास आ गई हैं। जो पुराने 2 थे उनका नाम था अरनाला और अंद्रोथ, और जो इस बार आए हैं उनका नाम है अंजदीप। थोड़े कठिन से नाम है, मॉडर्न नेम जैसे कुछ लग रहे हैं कि अपने बच्चों के नाम ऐसे कुछ रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो ये जो अंजदीप, अरनाला, अंद्रोथ, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स हैं, ठीक है, लड़ाई वगैरह में काम आएंगे ये लोग अंडर वाटर। फिर इसके बाद इनकी कुछ और भी लेकिन अच्छी कैपेबिलिटीज़ होती है, सिर्फ वॉरफेयर में ही नहीं, बल्कि ये लोग लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन तो चलो ये करते ही हैं, बट माइन लेइंग ऑपरेशन में भी काम आ जाते हैं। कभी कभी फुल स्केल सर्वेलांस करने के लिए सब सरफेस लेवल पर भी ये लोग ASW ऑपरेशंस में एयरक्राफ्ट के साथ में वो सब भी काम देख लेते हैं। जब हम लोग लार्ज या फिर सर्वे वेसल लार्ज शिप्स की बात करते हैं, SVL की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके पहले संधायक क्लास था जिसको कि अब रिप्लेस किया गया है संशोधक क्लास से, ठीक है, याद रखना। इसमें इसके पहले संधायक, निर्देशक और इक्षक ये 3 थे, अब ये चौथा या संशोधक। तो इनके अगर हम लोग कुछ प्राइमरी रोल के बारे में बात करें तो ये लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वेज, जो भी हमारे मान लीजिए पोर्ट्स हैं या फिर नेविगेशन चैनल्स हैं जहाँ से सारे शिप्स गुजरते हैं, उन सब का पूरे फुल स्केल पर कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेस कंडक्ट करते हैं।
साथ ही साथ ये लोग ओशनोग्राफिक और जियोफिजिकल डेटा भी कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको कि हम लोग या तो डिफेंस में यूज़ कर लें या फिर सिविल एप्लीकेशंस में यूज़ कर लें। दोनों जगह पर काम आ जाते हैं। और इनका एक बहुत ही डिफरेंट रोल है, सेकेंडरी रोल आप बोल सकते हो, जिसमें कि ये लोग एज ए हॉस्पिटल शिप्स इमरजेंसी सिचुएशन में भी इस तरीके से भी यूज़ कर लिए जाते हैं। तो ये था आज का पूरा आर्टिकल। फटाफट से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ये सब आपको ही भरने। पहला ETPBS के ऊपर है, जिसमें आप सर्विस वोटर और NRIs जो भी हैं उनको आप अलाउ कर रहे हैं कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू वोट इस्तेमाल करें और वोट कास्ट करें। अगला क्वेश्चन हमारा यूनेस्को से रिलेटेड है, जिसमें कि हम लोग जो भी हमारे कल्चरल साइट्स होते हैं सिर्फ उनको ही टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनेस्को की है। संशोधक एक एंटी वॉरफेयर शिप है और अंजदीप एक सर्वे वेसल है। तो इन सब के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। इसकी PPT और PDF आप लोग पूछ रहे थे। अभी एक नया टेलीग्राम चैनल है PW Only IAS ऑफिशियल के नाम से, है ना, एक बार उसको सर्च कर लीजिएगा। ये सारे PDFs वगैरह वहीं पर आपको मिल रहे हैं और पुराने वाले जो चैनल थे उस पर भी हमने इसका लिंक लगा दिया है, वहाँ से भी आप रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने आप को। तो सारे इंपॉर्टेंट PDFs लाइक प्रहार और ये सारी चीज़ें अब यहीं पर आपको मिल रही हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। Thank you very much for listening it very patiently, friends. Have a nice day.